So recently we have started that topic laws of motion. So उसमें ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. So एक बार डिस्कस करते हैं प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने पॉइंट देखे. मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में हम टोटली नॉर्मल फोर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे. ऑल्दो टेंशन फोर्स स्प्रिंग ये भी है, बट मेजरली हम नॉर्मल फोर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करेंगे. फिर उसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं नॉर्मल फोर्स की ड्राइंग को लेके. तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस था मिसकॉन्सेप्शंस पे कि नॉर्मल फोर्स को लेके क्या क्या टाइप के मिसकॉन्सेप्शंस हैं. तो पूरा हमारा जो पार्ट था वो मिसकॉन्सेप्शन को लेके था और काफ़ी टाइप के हमने एग्जाम्पल देख लिए थे. तो आज हमें ऑफ कोर्स एग्जाम्पल प्रैक्टिस ही करनी है. सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स के आज हम स्टार्ट करते हैं. तो आज टोटली एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस देखना है. वेरियस पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है नॉर्मल फोर्स को लेके वो. सो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे 1 बॉक्स प्रॉब्लम था. अभी लेट्स से बॉक्स बढ़ा देते हैं. सपोज ये 2 kg है और लेट्स से इसके साथ एक लगा देते हैं 4 kg. तो ये हमारा सिस्टम हो गया है 2 kg एंड 4 kg का, और इसे हम पुश कर रहे हैं लेट्स से 50 न्यूटन से पुश कर रहे हैं. तो भी पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा. फाइंड द नॉर्मल. फाइंड द नॉर्मल बिटवीन 2 kg एंड 4 kg. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका ग्राउंड के साथ नॉर्मल नहीं लग रहा होगा. इसका ग्राउंड के साथ लग रहा होगा, बट क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है. सो कितने कांटेक्ट है, यहाँ ग्राउंड और इन दोनों के बीच में एक. सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में से नॉर्मल पूछा है. तो पहली बात ये समझना है कि ये 50 तो नहीं होगा जो यहाँ पे फील देगा. यहाँ पे ऑफकोर्स कोई डिफरेंट फोर्स फील देगा. तो मैंने क्या बताया था, FBD बनानी सबको आनी चाहिए. अच्छा, नॉर्मल का नेचर क्या था. नॉर्मल का नेचर था पुशिंग नेचर का. तो मतलब अगर मैं बोलूं कि यार इसका W नीचे लग रहा होगा, W इज इक्वल टू कितना 20, और इसका W नीचे लग रहा होगा, W इज इक्वल टू 40. तो इन दोनों का एक नॉर्मल भी लग रहा होगा. तो इन दोनों का नॉर्मल बना लेते हैं. इसका मान लेते हैं N1 लग रहा है और इसका मान लेते हैं N2 लग रहा है. बट एक चीज मिसिंग है कि ये दोनों का कांटेक्ट है यहाँ पर, और मैंने बताया कि कांटेक्ट पर पुशिंग नेचर का लगता है. तो ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी से कि अगर यहाँ पर मुझे दोनों ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो इसका मतलब इसे इस तरफ पुश करेंगे और इसे इस तरफ. तो ये हुआ हमारा लेट्स से N3. अच्छा, एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. N1 N2 पूछा है क्या, बताओ यार. N1 N2 पूछा है क्या, नहीं. तो जब नहीं पूछा है तो जरूरत नहीं है फाइंड करने की. वो ऑल्दो इतना कुछ टफ नहीं है, डायरेक्टली फिगर से दिख रहा है कि N1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और N2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा. बट पूछा ही नहीं है N1 N2. अच्छा, दूसरा देखते हैं. यहाँ पर एक फोर्स फील हो रहा है कितना, 50 का. अच्छा, अभी अच्छी बात यह है कि अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो दोनों बॉक्स साथ में चलने वाले हैं ना. ऐसा थोड़ा ना होगा कि 4 kg आगे निकल जाएगा. जब हम पुश कर रहे हैं तो दोनों में कांटेक्ट अगर मेंटेन है तो दोनों साथ में चलेंगे. तो एक चीज ये आपको दिमाग में रखनी है, जो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट आता है क्या, कि चेक करना है कि ये रेस्ट पे है या मूविंग है. तो बताओ ये मूविंग होगा ना, फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है. तो ऑफ कोर्स ये मूविंग है. तो हम एक चीज एज्यूम करेंगे कि लेट्स से ये राइट साइड ए एक्सेलरेशन से मूविंग है दोनों लोग. अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे. तो पॉइंट समझ में आया सबको क्या चल रहा है. हमने पूरी FBD बनाई और एक्सेलरेशन दिखाना बहुत जरूरी है कि वो रेस्ट पर है या फिर एक्सेलरेटिंग है. समझ आया ना. तो ऑफ कोर्स रेस्ट पे नहीं है ना ही क्वेश्चन में दिया है, तो एक्सेलरेटिंग है, हमने एक्सेलरेशन बना दिया. अब क्या करना होता है भाई, एक्सेलरेशन बनने के बाद क्या यूज करना पड़ता है, F left is equals to F right. बस वही ये हमने किया 2 kg को अलग, ये हमने कर लिया 4 kg को अलग, और बस क्या अप्लाई कर दिया जो हमें पता है, क्या F नेट इज इक्वल टू MA. अच्छा, नेट फोर्स ये राइट साइड जा रहा है ना, तो मतलब 50 वाला ज्यादा होगा. तो नेट होता है कि दोनों में अपोज चेक करना है, तो 50 वाला आगे ले जा रहा है और अपोज कौन कर रहा है, N3. क्लियर. इज इक्वल टू M इंटू A. M कितना है 2, A हमें नहीं पता.
तो यार ये दो अननोन हो गए ना एक इक्वेशन में, फाइंड कर सकते हैं क्या? एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं फाइंड कर सकते, तो इसीलिए हमें सेकंड इक्वेशन भी चाहिए। सो एफ नेट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एम ए हो गया। अब देखो इस वाले को 4 kg को, इसको कोई अपोज कर रहा है क्या? नो। No, sir. सिर्फ लेके कौन जा रहा है इसको, ड्राइविंग फोर्स कौन है? N3 N3 है ड्राइविंग फोर्स। सो इसका मतलब इसको ड्राइविंग फोर्स N3 है, मास इसका 4 है और A है, तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फील करो कि हम एक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते थे, बट अभी दो कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 + 2 कर दूं, तो देखो क्या बेटर सिनेरियो होगा, N3 क्या होगा? चलो Zero। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, प्रॉपर करके देखते हैं, अच्छा रहेगा। इस तरीके से जल्दी से लिख देते हैं हम इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को हमने इस तरीके से ऐड किया जैसे हम ऐड करते हैं, और देखा तो ये वैल्यू तो प्लस है, तो ये प्लस और माइनस वाला N3 कैंसिल आउट हो गया, और देखो क्या बचेगा, 50 = 6A। डन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 25/3. ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। देन हमसे क्या पूछा था, नॉर्मल। सो देन नॉर्मल क्या हो जाएगा, देन इन इक्वेशन 1 या 2 बेटर कोई भी ले ले, 2 100/2. 4 into A, यही है ना? 100/3. मतलब कितना हो जाएगा N3, 100/3 न्यूटन। समझ आया यार कैसे अप्रोच करना है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. दैट्स गुड। अब एक थोड़ा सा जुगाड़ देख लेते हैं। ये तो था एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक, ये था स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे सिंपल टेक्निक की, मेथड नंबर 2। क्या यार, ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो है ये एक सिस्टम है, ये दोनों साथ चलने वाले हैं। तो मेथड 2 है कंसिडर बोथ द बॉक्स एज अ सिस्टम। मेथड 2 है कंसिडर बोथ बॉक्सेस एज अ सिस्टम। और मैं बोल रहा हूँ आपको इसी मेथड 2 से ही हमेशा सॉल्व करना है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो था, इस पूरे को हमने एक साथ एक सिस्टम बना लिया। क्या 2 + 4 कितना हो गया, 6। 6K। हमें पता है कि इस सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, 50। जब हमने सिस्टम बना लिया तो बीच का फोर्स तो कैंसिल हो गया ना, तो बस टेंशन ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ये पूरा बॉक्स मान लेते हैं किससे जा रहा है आगे, ए से जा रहा है, तो सीधे F net = ma लगा सकते हैं ना। Yes, अलग sir. अलग लगाने की जरूरत नहीं है, किसमें लगा दिया हमने, F net = ऑन अ सिस्टम। तो बताओ सिस्टम में कितने का फोर्स लग रहा है, 50 का। सिस्टम का मास कितना है, 6 = A। तो A = क्या आ गया तुरंत, 25/6. कोई टेंशन क्या, एकदम कितनी इजीली आ गया, समझ आया ना? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ओके, बट सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने में काम आता है मेथड 2। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो बीच में देखना पड़ेगा ना, तो फॉर नॉर्मल आपको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। सो फॉर नॉर्मल redraw both the boxes, redraw the FBD। तो आपको FBD बनाना पड़ेगा। तो FBD बना लेते हैं यार, पहले जैसे बनाई थी। क्या ये 2 kg था, ये 4 kg था, बट अब FBD में ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 50 है, ऐसा N अपोज कर रहा है हमें, यहाँ पर इसे N पुश कर रहा है। अच्छी बात ये है कि हमें पता है ये ऑलरेडी किससे जा रहा है, A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो किसी में भी लगा सकते हैं FBD में, ठीक है। फ्रॉम लेट्स से हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम 4 kg। 4 kg के लिए, 4 kg के लिए क्या हो जाएगा, F net = ma। MA. और F net कितना था, F net N लग रहा था सिर्फ, और N। 4, और A हमने प्रीवियसली देख लिया था 20/5/3, तो डायरेक्टली N आ गया ना, 100/3। 100/3। ठीक है, तो ये चीज थी कि जल्दी से कर सकते हैं। ए पहले हमें एक इससे आ रहा था, इक्वेशन में कट करके आ रहा था, दिख रहा है। हमने यहाँ से इस सिस्टम से डायरेक्टली इक्वेशन से एन निकाल दिया। अच्छा लेट्स से इन केस अगर आपका मन नहीं था 4 kg को सॉल्व करने का, तो आप 2 kg को भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। फ्रॉम 2 kg भी लिख सकते हैं, F net =
एम ए और एफ नेट में देखो 50 आगे की तरफ लेके जा रहा है और अपोज कौन कर रहा है, एन कर रहा है। N. अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर पहले आपने इसे N3 कहा था। N3 इसलिए कह दिया था क्योंकि मैं ग्राउंड वाली नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहा था। अभी मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो ग्राउंड वाली नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने सिंपल एन लिखा हुआ है। इज इक्वल टू एम कितना है 2 और ए वही 25/3। तो यहाँ से देख लेंगे, ये हो जाएगा 50, एन उस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 55/3 इज इक्वल टू एन। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 150 माइनस 50 मतलब 100/3 आ जाएगा। तो बेटर है कि आप ऐसे में देखो जहां पर आपको एक बार में मिल जाए। यहाँ पर देखो दो फोर्सेस मिल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। तो जब एक फोर्स हो तो तुरंत सॉल्व हो सकते, तो नॉर्मल उस वाले ब्लॉक से निकालिए जिसमें एक ही फोर्स लगा है, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। पक्का ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड यार देन। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल देख सकते हैं ज़्यादा बॉक्सेस बढ़ाकर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे इसे। डन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सब लोग को ट्राई करना है ये एग्जांपल। देखिए, तो सबने ये क्वेश्चन देखा। अभी बताओ कौन सा मेथड से हमें सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड मेथड से। बट Second. फोर्स एक एंगल में है, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए? Component. Component. कंपोनेंट करके जो हॉरिजॉन्टल में आएगा वो यूज होगा। अपर वाला किस में यूज होगा? नॉर्मल रिएक्शन देने में। तो हमसे अगर पूछा होगा बॉटम वाला तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। आप सब लोग सॉल्व करें, आंसर चैट बॉक्स में जरूरत नहीं है करने की, सॉल्व करके रखें, हम 1 मिनट बाद सॉल्व करके मैच कर लेंगे। चलिए सब लोग ट्राई करें जल्दी से। सर क्या फाइंड करना? बट ऑल द नॉर्मल्स जितनी भी लग रही हैं। कितनी नॉर्मल्स लग रही हैं बाय द वे यहाँ पर टोटल? 5 नॉर्मल्स। 5. 1 2 3 4 5, सो ऑल 5 नॉर्मल्स आपको फाइंड करनी है। आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके रखिए, फिर क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग।
ओके, सो आई गेस सारे केसेस हो जाने चाहिए थे। कैसे स्टार्ट करते हैं हमें पता है, इसको एज अ सिस्टम मान लेते हैं। सो एज अ सिस्टम 2 + 3 + 5, सो कितना हो गया 10 kg। 10 kg का सिस्टम हो गया। अब हमें पता है कि फोर्स इसमें लग रहा था एंगल पे, तो हमें एंगल पे तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं, हमें कैसे चाहिए, अलग अलग। एरो नहीं बदलना होता, एरो अगर पुशिंग नेचर का है तो हमें दोनों कंपोनेंट कैसे रखने पड़ेंगे, पुशिंग नेचर के रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं ये क्या होगा, ये वाला f इंटू साइन थीटा हो जाएगा sin 37, और ये हो 30 जाएगा f इंटू cos 37, ठीक है। सो निकाल लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। f कितना है 50 है, sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, सो कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर देख लेते हैं f है 50 इंटू cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम इस ब्लॉक को देखें, तो इस ब्लॉक को अगर हम और अच्छे से ध्यान दें तो सिर्फ पुशिंग फोर्स, एक जो मोशन देने वाला है इसको 10 kg वाले फुल बॉक्स को, तो वो तो सिर्फ कितना है 40 है ना। तो इसका मतलब और कोई फोर्स है क्या जो इस डायरेक्शन में इसे मूव करा पाएगा, नहीं। सो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो गया m इंटू ए। तो एफ नेट सिर्फ 40 लग रहा है, m है 10 और a, तो यहाँ से आ गया a कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सारे बॉक्स 4 से चलने वाले हैं। तो अब सबकी अलग अलग एफबीडी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए सबको अलग अलग बनाना है। तो आपने 2 kg को अलग बना दिया, 3 kg को अलग बना दिया, और 4 kg को अलग बना दिया, सॉरी 5 kg को अलग बना दिया। अब देखो नॉर्मल्स बना लेते हैं। नॉर्मल क्या होते हैं, पुशिंग इन नेचर होते हैं, दोनों को पुश करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर एक नॉर्मल है, कुछ मान लेते हैं n1, ये हुआ n1, तो ये दोनों को पुश करेगा, डन, ये हुआ n1। लेट्स से इस कांटेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है n2, तो वो इन दोनों को पुश करेगा n2, डन। क्वेश्चन में और एक चीज पूछी है, इन दोनों के बीच वाले पूछे हैं, और एक एक्स्ट्रा क्या पूछा है, एंड ऑन 2 kg फ्रॉम द ग्राउंड। तो 2 kg पे ग्राउंड से क्या लग रहा है नॉर्मल, ये भी पूछा है आपसे। तो लेट्स से ग्राउंड से क्या लग रहा है, कुछ n3 लग रहा है। ऑल 5 की जरूरत नहीं है क्योंकि लेट से क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। दूसरा हमारा टास्क क्या है, वेट दिखाना W। तो इसका W कितना है 20, इसका W जरूरत नहीं है क्योंकि सारे नॉर्मल दिखाने पड़ेंगे, तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमसे n3 पूछा है इसलिए हमने वो W दिखाया। हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना था, हॉरिजॉन्टल फोर्स था 40, और एक अगर हमें मिस नहीं करना है तो एक इस टाइप का फोर्स भी है, वो कितना है 30। अच्छा, तो अब ये सारे लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। ये आगे की तरफ कैसे जा रहे हैं, ये एक एक्सेलरेशन से जा रहे हैं ए से, सबके सब a इज इक्वल टू 4 से आगे जा रहे हैं, सब लोग a इज इक्वल टू 4 से आगे जा रहे हैं। तो सबके अलग अलग एफबीडी बना सकते हैं ना हम, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं सब में, सारे बॉक्सेस के लिए। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सारे बॉक्सेस के लिए लगा सकते हैं हम, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू प्रीवियस लेक्चर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर नेट फोर्स में इनको क्यों नहीं लेते हैं। तो मैंने बताया था कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अलग अलग कर सकते हैं। अभी हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वो मूव हो रहा है, वर्टिकल में मूव हो रहा है क्या कहीं, नहीं। तो वर्टिकल में क्या है, ये वर्टिकल में तो ये रेस्ट में है ना, सबको समझ आया, वर्टिकल में तो ये रेस्ट पर है। एफ नेट क्या है वर्टिकल में, 0 होना चाहिए, रेस्ट पे है ये। वर्टिकल में ऐसे उड़ थोड़े ना रहा है, ब्लॉक की उड़ने लग गया, नहीं उड़ रहा है, रुका हुआ है। तो हम एफ नेट इज इक्वल टू 0 को कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू डाउन। तो अप में कितने फोर्स लग रहा है 30, और नहीं सॉरी 30 का एरो डाउन है, अप में सिर्फ कौन लग रहा है n3, और डाउन में कौन कौन लग रहा है 20 लग रहा है, और 30 + 20 20 + 30, तो n3 हो गया 50। तो ये था कि हम वर्टिकल में लगा रहे थे, और हॉरिजॉन्टल में तो सब लोग चल रहे हैं तो सबको MA लगाएंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट इक्वल नहीं करेंगे। तो अब देखो 40 मूव करा रहा है, अपोज कौन कर रहा है ये n1 वाला अपोज कर रहा है। इसका मतलब 40 - n1 इज इक्वल टू 2 × a कितना निकाला था हमने, a आया था हमारा 4, a आया था हमारा 4, 8
ये इसका मतलब n1 कितना आ गया 40 और ये 32 8 माइनस हो जाएगा, n1 की वैल्यू आ गई 32। सो बहुत ही अच्छा था। इसमें लगा लेते हैं। इसमें बताओ आगे लेके कौन जाने वाला है 3 kg को? N1 पुश कौन कर रहा है? N1 n1। और अपोज कर रहा है क्या कोई? हाँ भाई, n2 अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। n1 ऑलरेडी हमने 32 निकाल लिया है, n2 ये कितना है 12। सो ये इस तरफ आएगा, n2 की वैल्यू कितनी आ 20 गई 20। अच्छा इससे देख लेते हैं, इसमें कोई अपोज कर रहा है क्या? नहीं, इसे सिर्फ n2 मूव करा रहा है, तो n2 इज इक्वल टू 20 5 इंटू 4। सो n2 इज इक्वल टू 20। और बेटा सेम फोर्स है तो ऑफकोर्स 20 आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया n2 दोनों से तो इसका मतलब कुछ गलत कर दिया आपने। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं गलती की। आई गेस स्ट्रेट है, आप लोग समझ गए इस चीज को। मतलब डाउट इसमें या वो 3 kg के लिए कौन सा नॉर्मल यूज करना है फिर? जो 3 kg डोमिनेंट है वो वाला? नहीं नहीं नहीं, दोनों नॉर्मल यूज करेंगे ना। देखना है कि ये जा किस तरफ रहा है। ये राइट साइड जा रहा है तो इसका मतलब फिर इसका डोमिनेट कौन कर गया? n1 डोमिनेट कर गया ना, और n2 ने अपोज कर दिया। इट इज लाइक कि लेट्स से ये 100 था और ये 70 था, तो आंसर क्या आएगा? नेट 30 आएगा ना, क्योंकि 100 ऐसे पुश कर रहा है, 70 ऐसे पुश कर रहा है। क्लियर? यार बात समझ में आई सबको? n1 और n2 ये 3 kg को कैसे देखना है? नेट नॉर्मल यूज करना है। हाँ, नेट फोर्स यूज करना है, नेट फोर्स। तो एक नॉर्मल पुश कर रहा है, एक नॉर्मल अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? n1 जो पुश कर रहा है माइनस अपोज करने वाला। फिर वैसे नहीं, हाँ मतलब अगर एक क्वेश्चन में पूछा है 3 kg के लिए नॉर्मल, तो लिखना कौन सा? ऐसे नहीं दोनों लिखने पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट दे के पूछेगा। क्वेश्चन देख रहा है मैंने कैसे लिखा है? क्या लिखा है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दीज ब्लॉक्स। यस सरफेस दे के पूछेगा, ऐसे थोड़े ना पूछेगा कि 3 kg पे बताओ। 3 kg पे ऐसे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये भी है, ये भी है, और नेट अगर पूछेगा तो फिर इसे भी देखना पड़ेगा। तीन तीन फोर्सेस हैं, ठीक है? तो हमेशा सरफेस दे के पूछेगा। अगर सरफेस नहीं दिया, नेट पूछा है, तो ये ग्रेविटी वाले को भी ध्यान देंगे। डन? तो पहले इन दोनों का माइनस करेंगे और फिर इसके साथ रिजल्ट निकालेंगे। अगर इन केस पूछा है, यूजुअली ऐसा पूछता नहीं है, बट इन केस पूछा है तो आप समझ गए क्या करना पड़ेगा? ऑल द नॉर्मल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पक्का यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, sir. ओके गुड। एक बहुत ही अच्छा सेट ऑफ एग्जांपल्स कर लेते हैं, पॉइंट्स वाइज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं। दोज आर लिफ्ट बॉक्स, लिफ्ट ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम। और ये लिफ्ट ऑब्जेक्ट एक सिनेरियो है, ये अंडर ग्रेविटी वाले सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आने वाला है। मतलब देखें पर्पस क्या है, किस तरीके से देखेंगे। सपोज ये एक लिफ्ट है, ठीक है? ये एक लिफ्ट है। यहाँ पे एक लेट्स से वेइंग मशीन रखी हुई है। यहाँ पे एक वेइंग मशीन है और इस लिफ्ट में एक पर्सन है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, पर्सन टेंशन में आ जाएगा। लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है एम मास का। क्लियर? तो इसकी वेइंग मशीन में रीडिंग क्या होगी? अगर हम बात करें, ये एक लिफ्ट है और ये कहीं नहीं जा रही है। सो फर्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो बताओ क्या हो रहा होगा? बहुत ही सिंपल है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये बॉक्स भी रेस्ट पे होगा। भाई समझ रहे हो? लिफ्ट रेस्ट पे है तो ये बॉक्स भी रेस्ट पे ही होगा। और देख लो इस बॉक्स पे ऊपर क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल। नॉर्मल और नीचे क्या लग रहा होगा? mg। तो इसका मतलब अगर रेस्ट पे है तो हमें सिर्फ क्या करना है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना है क्या? नहीं, नो। हमें क्या लगाना है? हमें लिखना है एफ नेट इज इक्वल टू 0, और जिसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? अप इज इक्वल टू डाउन।
क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg के जितना आ जाएगा। जी। अब आप सोच रहे होगे कि ये सिखा क्यों रहे हैं, ये वेइंग मशीन क्यों रखी हुई है? तो हमें ये समझना है कि वेइंग मशीन हमेशा जो रीड करती है वो mg नहीं रीड करती है, क्योंकि वेइंग मशीन तक mg पहुंचता ही नहीं है। याद है मैंने एक क्वेश्चन बताया था इस तरीके का बॉक्स वाला, क्या इस वाले बॉक्स को इन दोनों का mg फील होता है क्या? नहीं। नहीं, क्या फील होता है? इनका नॉर्मल फील Definitely. होता है। तो वेइंग मशीन किसी का mg नहीं बताती है, वेइंग मशीन क्या बताती है कि उसको पुश कितना कर रहे हैं। सो द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज the reading of any weighing machine is not direct mg, instead it's normal force applied on it from the object। समझ आया सबको? तो अगर मैंने ऐसे दो बॉक्स रख दिए हैं वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेइंग मशीन इनका mg रीड कर रही है। नहीं, वेइंग मशीन क्या रीड करने वाली है? इनका नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, तो क्योंकि इनके mg तो अपने इंडिविजुअल है ना, ये 5 kg है, ये 10 kg है, इनका mg किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब करता ही नहीं है। तो इसका mg अलग है, इसका mg अलग है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे जो नॉर्मल फील होगा वो फुल 15 जैसा फील होगा। डन। तो ये सिचुएशन थी कि लिफ्ट रेस्ट पे थी, तो नॉर्मल mg जितना फील होगा, मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, m जितनी ही आएगी उसकी। ठीक, सो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मैंने यहाँ लिख दिया नॉर्मल है, तो मतलब रीडिंग नहीं, मैं हमेशा आप क्या लिखूंगा, सिर्फ नॉर्मल फाइंड करने का ट्राई करूंगा। अच्छा, अब देखते हैं व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड। अब बताओ, अब नेट फोर्स उस पर क्या लगेगा? अगर वो F is equals to ma। वो mg plus कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और वो ऊपर जा रहा है किसी v से। तो अब बताओ F इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, अब ये लगेगा या नहीं? सर वो एक्सेलरेशन से नहीं जा रहा, कि वेलोसिटी से जा रहा है? वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये तो लगेगा या नहीं? नहीं लगा। ये नहीं लगेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ, बहुत ही फर्स्ट लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब भी नेट फोर्स जीरो है। तो कंफ्यूज मत हो ना कि v कांस्टेंट देखते ही तुरंत फोर्स लगाने लग गए। v कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, एफ नेट जीरो है। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है रेस्ट पे इक्विलिब्रियम और एक होता है क्या, मूविंग टाइप का इक्विलिब्रियम। याद है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में दो चीजें बताई थी, इफ an object is at rest or in motion, it will remain in rest or motion until net force is applied। तो अगर वो कांस्टेंट मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट मोशन करता ही रहेगा। तो अभी भी एफ नेट क्या है, जीरो। तो अभी भी क्या लगाने वाले हैं हम, सिर्फ अप इज इक्वल टू डाउन। कोई डाउट? कोई डाउट की नहीं? बताओ, समझ आ गया ना ये यस सर। कि अभी भी नॉर्मल कितना आएगा, mg जितना आएगा। तो कांस्टेंट स्पीड की टेंशन नहीं लेना है, कांस्टेंट स्पीड में भी आंसर जीरो ही है। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप। ओके, सो व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, तब देखें कि क्या सिचुएशन हो जाएगी। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, अब देखो क्या सिचुएशन है। तो ये mg है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भाई ये भी तो ऊपर जा रहा होगा ना ऐसे। कोई टेंशन किसी को?
नहीं, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, नॉर्मल, नीचे की तरफ फोर्स क्या है, mg। तो यार अब नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लगाना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा नेट फोर्स में, बताओ। ऊपर जा रहा है तो ऊपर लेके कौन जा सकता है, नॉर्मल। नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल, और अपोज कौन कर रहा है, mg mg। इज इक्वल टू ma। तो बेटा नॉर्मल कैसा दिखने लगेगा, mg प्लस। क्लियर। तो आपने ये फील किया होगा कि जब आप किसी चीज को ऐसे तेजी से ऊपर की तरफ पुश करते हो तो उसको जो फील होता है वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स फील होने लग जाता है। इसे बिल्कुल आपको याद रख लेना है, क्या कि अगर आप ऊपर की तरफ मूव कराते हो तो एक्स्ट्रा पुश फील होता है, वो किस तरफ फील होता है, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा पुश फील होता है। डन, ये पॉइंट समझ में आया सबको। तो इस केस में अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स फील होगा, आपका जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट सिनेरियो मतलब वो तो सिंपल ही हो जाएगा फिर, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग और एक्सेलरेटिंग डाउन विद ए। तो आपको ये चीज पता भी होगी कि अगर वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है लिफ्ट में, तो वो जो बॉक्स होगा वो भी ए से नीचे आ रहा होगा। तो आपने ये फील किया होगा कि mg ऊपर लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, तो अगर कोई चीज नीचे की तरफ एक्सेलरेट होके आती है तो आपको एकदम ऊपर की तरफ फोर्स फील होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से कर सकते हैं। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से देख सकते हैं। इस बार नीचे ले जाने के लिए नेट फोर्स क्या होगा, कौन डोमिनेट कर रहा है, mg। और अपोज कौन कर रहा है इस बार, नॉर्मल, नॉर्मल। एम ए। तो इसका मतलब नॉर्मल देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी माइनस जी माइनस ए। तो वो मैंने बताया ना अभी आपको कि अगर नीचे की तरफ आप एक्सेलरेट करोगे तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आपको फील होता है जो उसे अपोज करने का काम करता है। डन। तो इसमें किसी को कोई डाउट, ये बिल्कुल समझ आया। तो इसका मतलब क्या होगा, वेट कम फील होने लगेगा। अच्छा, अगर सडनली लिफ्ट गिर जाए, तो गिर जाए मतलब फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। तो बेटा अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है तो आप समझिए इसका मतलब वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, mg। जी से आ रही है नीचे, जी से नीचे आ रही है। और हमें फोर्सेस पता है कि नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा n। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अगर देखोगे आप यहाँ पर, तो mg नीचे जा रहा है, माइनस n अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू m इंटू ए, और ए भी कितना है, g जितना है। तो देखो नॉर्मल कितना आ गया, 0। नॉर्मल मतलब ये है कि क्या फील होने लगेगा, वेटलेसनेस। क्लियर, एकदम वेट फील ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप ग्रेविटी से गिराओगे तो वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अच्छा, अब सोचो ग्रेविटी से ज्यादा फास्ट अगर आप लिफ्ट को मूव कराएं तब क्या होगा, नॉर्मल बताएं, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। सो व्हेन लिफ्ट, एंटी ग्रेविटी। हाँ, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन विद a ग्रेटर देन g। तो अगर a ग्रेटर देन g हो जाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल नेगेटिव होने का फीलिंग क्या है, मतलब नॉर्मल नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉर्मल नीचे काम करने लगेगा अपवर्ड की जगह, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो बेटा नॉर्मल नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मिनिमम नॉर्मल कितना हो सकता है, 0। when they loses the contact you will say the normal is 0, nothing else। इवन आप कितना भी फास्ट उसे मूव करा रहे हो, मिनिमम आप क्या बोल सकते हो कि नॉर्मल क्या हो गया, 0। कांटेक्ट ही लूज हो गया, नॉर्मल ही खत्म, नेगेटिव नॉर्मल की कोई बात ही नहीं होगी। डन, क्लियर।
नॉर्मल जीरो का मतलब है वेटलेसनेस एंड इट लूजेस द कांटेक्ट। तो ये लिफ्ट वाला सिनेरियो सबको समझ आया यार? बताएं। सर रिपीट कर दो प्लीज। ओके, देख लेते हैं एक बार पूरा। लिफ्ट ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता है कि एक लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लिफ्ट जब मूव करेगी तो वो ऑब्जेक्ट भी सेम फीलिंग से मूव करने वाला है। ये समझ आया? लिफ्ट के अंदर रखा है तो लिफ्ट अगर 20 से जाएगी तो ऑब्जेक्ट भी 20 से जाएगा। तो हमने पहले चेक किया कि यार लेट से लिफ्ट रेस्ट पे थी, रेस्ट पे तो भाई फोर्स बैलेंस होगा ना। तो मतलब हमने बताया कि एमजी और नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया, नॉर्मल आ गया एमजी। फिर हमने एक चीज थी कि इक्विलिब्रियम इन मोशन चेक किया। हमने न्यूटन्स लॉ में बताया था कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, v कांस्टेंट है, तब भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो इसलिए हमने कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट को मूव कराया, तब भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स फील नहीं होगा, आपको सेम नॉर्मल लगेगा। बट सडनली अगर लिफ्ट तेजी से स्पीड अप होने लगे, एक्सेलरेट होने लगे, स्पीड अप होने लगे अपवर्ड, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? इसका मतलब ये होगा कि जब कोई चीज आगे स्पीड करती है तो आपको एक पीछे की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स फील होगा। जिसे सॉल्व करने का तरीका बेसिक है कि ऊपर जा रहा है मतलब नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए ना। सो नेट फोर्स में नॉर्मल माइनस mg करेंगे। ये जस्ट एक सॉल्विंग टेक्निक है। इज इक्वल टू ma कर दिया तो नॉर्मल क्या आ गया, mg प्लस a आ गया। क्योंकि हमें पता है कि जब हम ऊपर पुल करेंगे तो नीचे की तरफ एक थ्रस्ट फील होगा। लिफ्ट अगर डाउन जा रही है एक्सेलरेशन से तो सेम फिगर बना सकते हैं, बट अब नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, mg डोमिनेट करेगा ना। तो mg ने डोमिनेट किया, माइनस n ने अपोज किया, इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से g माइनस a आ गया। अगर फ्रीली फॉलिंग है, फ्रीली फॉलिंग है मतलब एक्सेलरेशन कितना लगेगा, ग्रेविटी जितना लगेगा। तो अगर माइनस किया ग्रेविटी ही पूरा तो फिर वो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई लिफ्ट को ऐसे छोड़ दोगे आप तो आपको अंदर क्या फील होने लगेगी, वेटलेसनेस। फिर मैंने बताया कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव आने लग जाएगा यहाँ पर नॉर्मल। बट नॉर्मल नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि एक बार नॉर्मल कांटेक्ट छूट गया, कांटेक्ट ब्रेक हुआ तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता। तो इवन एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी से ज्यादा भी हो जाए तो मिनिमम नॉर्मल क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी सेटअप बताया, इसको करने का एक और तरीका है जो मैं आपको बार बार अभी बोल रहा था कि उसे फील कैसा होगा। ठीक, तो फील के लिए हम थोड़ा सा पॉइंट एक देख लेते हैं कि ये जो लिफ्ट वाला सेटअप हम पढ़ रहे हैं इसको एक डिफरेंट फीलिंग के साथ देख लेते हैं कि और डिफरेंट किस टाइप में ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। डन। तो वो फीलिंग देखने के लिए हमें टर्म समझना पड़ेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में ही देखा था, याद है? आपको दो चीजें बताई थी, क्या कि दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। with respect to object, with respect to हाँ, ground. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। तो उस बेसिस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल। तो ये जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल टर्म है, ये बिल्कुल ही न्यूटन्स लॉज से जो हमने बताया था। इनर्शियल मतलब कि अपना जो क्वांटिटी है, नेट फोर्स है, वो जीरो रख रहा है। तो आपको पता है कि इनर्शियल दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे, इधर रेस्ट पर हो सकता है मोशन और मूविंग विद कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो ये सारे ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे जिसमें वो रेस्ट पे होगा या मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो लाइक एग्जांपल क्या हो जाता है, लाइक ग्राउंड और अर्थ, लाइक अर्थ, ग्राउंड, ये सब क्या है, रेस्ट पर है। तो इस टाइप के उनको हम रेस्ट पर समझते हैं।
यहाँ पर देखें नॉन इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल का सिंपल मीनिंग होता है एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग और डेसेलरेटिंग। ओके, सो बेसिकली एक्सेलरेशन अगर है तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इसके एग्जांपल हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं कुछ भी हो सकता है, जो भी फ्रेम एक्सेलरेट होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन ने बताया कि अगर हम कभी भी इनर्शियल फ्रेम में देखेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है, बट अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। तो ये पॉइंट हम एज अ स्टार मार्क एकदम लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड वर्कड, और इस केस में क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड। क्लियर, अब देखें प्रॉब्लम कि ऐसा वैलिड नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो एक्चुअली न्यूटन ने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपने नॉन इनर्शियल से देखा तो आप सिंपल एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते हो एफ नेट। अगर आप नॉन इनर्शियल में देख रहे हो आपको कुछ दूसरा टेक्निक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दूसरी टेक्निक क्या देखते हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज सूडो फोर्स। ठीक, बट पहले देख लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। सपोज एक कार है, लेट्स से एक ओपन कार है कुछ, और ये एक्सेलरेशन 2 से मूव कर रही है। डन, इसके अंदर एक बॉक्स रखा है। अब अगर आप ग्राउंड में हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये बॉक्स कहाँ जा रहा है, रेस्ट पर है क्या, बताएं, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन मोशन, मोशन में, बॉक्स इज मूविंग, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉक्स इज मूविंग। मूविंग, अच्छा, बॉक्स मूविंग है, दिख रहा है हमें, ठीक है, और 2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा क्योंकि साथ में जा रहा है, वो कार के साथ में जा रहा है इसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि आप लगा सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो यू कैन सॉल्व कि उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो जो भी एम है और जो भी एक्सेलरेशन 2 है मतलब 2m जितना लगेगा। बेसिकली मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता देता हूँ कि ये एफ इज इक्वल टू 2m लगेगा। डन, अच्छा, लेकिन मैं बात करूं कि बॉक्स को छोड़ देते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, बॉक्स की जगह पर सिनेरियो बदल देते हैं, सिनेरियो थोड़ा सा कुछ ऐसे रखते हैं, रुके, बॉक्स को ले लेते हैं ग्राउंड पे, बॉक्स को ले लेते हैं ग्राउंड पे, और ये मान लेते हैं ये पर्सन ए है, और यहाँ पर रख लेते हैं पर्सन बी। ठीक है, लेट्स से ये जो है पर्सन ए है और ये पर्सन बी, और ये बॉक्स को देखने वाला है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है रेस्ट पे। ठीक, अब देखते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब क्या है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब कौन ऑब्जर्व करने वाला है, ए, विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बॉक्स कैसा दिखेगा बताओ, ए को बॉक्स कैसा दिखेगा, यस रेस्ट पे है, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं विद रेस्पेक्ट टू कार, विद रेस्पेक्ट टू कार मतलब कौन सा, विद रेस्पेक्ट टू बी, बी, बी तो आगे जा रहा है, बी खुद को तो देखेगा नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, बी को क्या लगेगा कि बॉक्स कैसा मूव हो रहा है, बॉक्स इज मूविंग पीछे, बैक, बॉक्स इज मूविंग बैक विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2। तो अब तो प्रॉब्लम हो गई ना, बॉक्स पे तो नेट फोर्स क्या था, 0 था,
आपको पता है कि एज पर द न्यूटन आपको पता है कि वो तो रियल में तो रेस्ट पे है ना, सो रियल में एफ इन रियल एफ नेट तो 0 होना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन, बट एफ नेट 0 है, तो कैसे मूव करेगा? इसका मतलब न्यूटन का लॉ सेकंड गलत हो गया ना। तो न्यूटन ने बताया नहीं, लॉ गलत नहीं हुआ, आपने ऑब्जर्वेशन फ्रेम बदल दिया है। आप ऐसे फ्रेम से देख रहे हो, ऐसी जगह से देख रहे हो जो खुद एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए आपको ये बैकवर्ड फीलिंग आ रही है। तो न्यूटन ने क्या समझाया, यहाँ पर बताया कि ये जो है वो गलत नहीं है, it is not wrong, it is just you are observing with respect to a non-inertial frame. So the observation is with respect to a non-inertial frame. तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, बट एक अच्छी बात है, क्वेश्चन सही कब हो जाएगा? अगर मैं बोल दूं कि इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है m/a का, तो काम बन जाएगा ना, तब जस्टिफाई हो जाएगा ना कि कौन मूव करा रहा है इसे पीछे, कौन मूव करा रहा है, ये वाला फोर्स मूव करा रहा है। तो न्यूटन ने बताया कि व्हेन यू ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू एन नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप उस पे एक नया एक्सेलरेशन लगा दो, एक नया फोर्स लगा दो, जिसको उसने बोला सूडो फोर्स, क्योंकि ऐसा कोई रियल में तो फोर्स है नहीं, ऐसा कोई रियल फोर्स करके तो है नहीं, तो उसने टर्म क्या दिया कि आप क्या अप्लाई कर दो, सूडो फोर्स अप्लाई कर दो। ठीक, so the observation is with respect to a non-inertial frame, so apply a pseudo force to solve the problem। तो इसका मतलब सूडो फोर्स कोई रियल में नहीं है, हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक खुद का फोर्स बना लिया जो कि रियल नहीं है, और उसी को हमने बोल दिया क्या, सूडो फोर्स। तो मतलब इसे देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं सूडो फोर्स। पहली बात तो समझना, ऐसा कोई रियल में फोर्स नहीं होता है, जस्ट इमेजिनरी है, सॉल्विंग के लिए यूज किया हुआ है। सो और ये कैसा एक्ट करेगा हमेशा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। क्लियर? सो I'll write it is a non-real force just used to solve problems with respect to a non-inertial frame of reference, CL frame of reference। Clear? And it always acts opposite to the motion or acceleration, opposite to the acceleration of frame of reference। और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सूडो फोर्स की वैल्यू वही होती है F इज इक्वल टू, मतलब सूडो फोर्स होता है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो चीजें वही हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। डन? तो पॉइंट समझ में आया? तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हम अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम से क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत हम उसमें क्या लगा देंगे, सूडो फोर्स लगा देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन? मतलब ये जो क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा था कि यार एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ग्राउंड पे था, वो अलग बात थी, लेकिन एक जो कार पे था
उसके रेस्पेक्ट में अगर हमें सॉल्व करना है, इस बॉक्स को देखना है mkg का, क्लियर। ये इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कार आगे की तरफ जा रही है तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हमें 2 kg को देखना है तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू b देखें क्या होगा, mkg रखा हुआ है, नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी mg, ऊपर एक क्या लगेगा, नॉर्मल। और हमें दिख रहा है, b को दिख रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। किससे जा रहा है, a डैश एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि हमें एक एक्स्ट्रा क्या लगा देना है, सूडो, बिकॉज b कहाँ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड, b इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड, तो इसका मतलब सूडो कहाँ लगेगा, बैकवर्ड। और वैल्यू कितनी होती है सूडो की, m इंटू ए जितनी, क्लियर। तो यहां से क्या दिखेगा, अगर मैं लगाऊं एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, क्लियर। तो एफ नेट ए डैश है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन है। सो नेट फोर्स में कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ सूडो लग रहा है, m इंटू ए जितना लग रहा है। तो इसका मतलब ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कि यार ये 2 के एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ फील होने वाला है। डन। कि विद रिस्पेक्ट टू बी समझने का पर्पस क्या है, अभी कम समझ में आया है, इसे हम तुरंत समझ लेंगे लिफ्ट वाले प्रॉब्लम से। देखें, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी से ये क्लियर हो जाने वाला है हमारा सूडो फोर्स। कैसे, लिफ्ट को देखते हैं। अभी ये लिफ्ट थी, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रही है इसे, ठीक है। तो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है mkg का। सोचो आप यहाँ पर खड़े हो, इनसाइड द लिफ्ट हो आप, तो ये है पर्सन बी और एक है ग्राउंड पे, वो है पर्सन ए, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू ए को क्या लग रहा होगा बताओ, ए को क्या लग रहा है, बॉक्स ऊपर जा रहा है, ए को लगेगा कि ये mkg का बॉक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, और ये ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे mg लग रहा है। कोई सूडो की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज ए ग्राउंड पे है। सो इनर्शियल फ्रेम है ये, नो सूडो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सो नो सूडो। क्लियर, क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा। बट सोचो अगर मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करूँ कैसे, विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बताओ बी को क्या लगेगा, बॉक्स चल रहा है क्या, No. बी को कहाँ दिखेगा चल रहा है, बी तो अंदर लिफ्ट में है ना। सोचो आप लिफ्ट में हो, आपके बगल में फ्रेंड है आपका, तो आपको लगेगा क्या कि फ्रेंड ऊपर चला गया और आप वहीं पर हो, लगेगा क्या, नो सर, नहीं। तो विद No, रेस्पेक्ट टू बी क्या लगेगा उसे, रेस्ट पे लगेगा। तो रेस्ट पे लगेगा तो आपने तुरंत बना दिया कि यार ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, और आपने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू mg कर दिया। तो ये गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। आपने विद रेस्पेक्ट टू बी चेक किया, सो विद रेस्पेक्ट टू बी इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, ये टर्म से डरना मत यार, बहुत सारे स्टूडेंट सुन के डर जाते हैं, अरे सर नॉन इनर्शियल क्या चीज है। अरे नॉन इनर्शियल मतलब क्या, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है बस। सो इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब हमें क्या यूज करना चाहिए था, सूडो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा पूरा, क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या यूज नहीं किया, सूडो। तो सूडो कैसे लगता है, अगर ऊपर जा रहा है तो सूडो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो सूडो फोर्स हो जाएगा m इंटू ए का, नीचे लगेगा। बाकी सब लोग अपना काम तो करेंगे ही, mg तो लगेगा ही और n ऊपर लगेगा ही। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b को कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अप इज इक्वल टू एफ डाउन। तो इसका मतलब अप में कौन है, नॉर्मल, और डाउन में कौन है, mg प्लस सूडो फोर्स। सो कितना आ गया, mg प्लस ए।
समझ आया सबको? तो देखो वही सिनेरियो आ गया, बट ये सॉल्व करने में इजी फील होता है। क्यों? दिमाग नहीं लगाना, तुरंत सूडो लगा दो और इनसाइड जाके अगर ऑब्जर्व करोगे तो रेस्ट पे ही दिखेगा ना, मतलब फोर्स बैलेंस करना है, F इज इक्वल टू ma लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी पॉइंट समझ में आया सबको? सूडो का काम क्या है? पॉइंट समझ आया ना सबको? सूडो का काम क्या है? Yes, sir. विद Yes. रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम हम चेक करेंगे तो सूडो लगा देंगे और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। कैसे? एक और देख लेते हैं। सपोज लिफ्ट है, नीचे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ये बॉक्स है mkg। सो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखें, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो कहीं जाएगा क्या? आप लिफ्ट के अंदर बैठ के देखोगे तो वो कहीं जा रहा है क्या बॉक्स? नहीं। m कैसा है? रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बट लिफ्ट एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है ना, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत क्या लगा दो? सूडो फोर्स। नॉर्मल लग ही रहा है, mg लग ही रहा है। सो अब बिकॉज ये रेस्ट पर है तो क्या होगा? अप इज इक्वल टू डाउन। रियल में ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ देखने का अपना परसेप्शन बदल दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्विंग हमारी हो रही है। तो दैट इज n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। सो बेसिकली नॉर्मल कितना आ जाएगा? एम जी माइनस ए जितना। समझ आया? अपोजिट सूडो लगने लगेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट सूडो को लेके? तो अभी बहुत सारे सिनेरियो आप देख सकते हो कि आपको चीजें दिखने वाली हैं। मतलब एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है ये। सपोज एक कार है, मूविंग फॉरवर्ड है, एक्सेलरेट हो रही है। सडनली ये कार अगर एक्सेलरेट हो रही है और लिफ्ट पे एक सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, लिफ्ट नहीं मतलब लेट्स से ये कार है और ये कार फॉरवर्ड मूव हो रही है और इस पे एक सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, तो अगर ये कार सडनली एक्सेलरेट होगी तो पेंडुलम किस तरफ जाएगा? Backward. बैकवर्ड पीछे। जाएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू अगर देखें, विद रेस्पेक्ट टू द कार मतलब नॉन इनर्शियल है, तो नॉन इनर्शियल है तो मतलब तुरंत क्या करेंगे? सिर्फ ऐसे सिंपल पेंडुलम बनाएंगे क्या? सिर्फ उस पे mg लगाएंगे क्या? नहीं। समझ आया? तो ये थोड़ा सा हमें इस चीज को यहाँ पर देख लेना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू कार अगर देखेंगे तो पेंडुलम में सिर्फ mg नहीं लग रहा होगा, mg के साथ साथ एक क्या लगेगा? पीछे की तरफ ma का सूडो। समझ आया? तो इसका मतलब सिंपल पेंडुलम ऐसा दिखेगा क्या? नहीं। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम आपको कैसे दिखेगा? टिल्टेड दिखेगा पीछे की तरफ, इस तरीके का सिंपल पेंडुलम दिखेगा, क्योंकि इस पे दो फोर्सेस लग चुके हैं। नीचे mg तो लग ही रहा है, प्लस एक इधर सूडो लग गया m इंटू ए का। बट हमें पता है कि अभी रेस्ट पे है तो फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस हो रहे होंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि सिंपल पेंडुलम कितना थीटा एंगल पीछे जाएगा? बताओ कैसे निकाल सकते हैं थीटा? याद है? mg by m या तो t cos थीटा किसे? mg को। mg साइन थीटा बचाएगा ma को, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा? ma बाई mg। मतलब कितना आएगा? a बाई जी g। जितना ज्यादा a उतना ही ज्यादा एंगल बढ़ने वाला है। समझ आया? तो ये पॉइंट समझ में आया कि विद रेस्पेक्ट टू कार देखने पे पेंडुलम कैसा है? पेंडुलम एट रेस्ट। अगर ग्राउंड से देखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, पेंडुलम भी कहाँ जा रहा होगा? कार के साथ आगे जा रहा होगा ना, तो वो आपको फिर थोड़ा सा टेंशन हो जाएगी। तो अभी सूडो समझ में आया ना? अभी आगे मैं हर बार क्वेश्चन में कई जगह पे सूडो लगाऊंगा। सूडो में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को सॉल्विंग में? सर प्लीज एक्सप्लेन सर हाँ सूडो फोर्स। सर पूछिए। इस क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं लगेगा क्या? नॉर्मल कहाँ पे लगाना है बताइए? कहाँ पे लगेगा?
यहाँ पे लगेगा ना, पेंडुलम कांटेक्ट में है ना? कांटेक्ट पे है। तो एक्चुअली ये उस टाइप का कांटेक्ट नहीं है, ये पेंडुलम फिक्स किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें कांटेक्ट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जहां पे कांटेक्ट मूव हो सके उसको कांटेक्ट निकालेंगे। अब सोचो आपने ऐसे इसको करके वेल्डिंग लगा दी इसमें, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी हो जाएगा कांटेक्ट, ठीक है। सो कांटेक्ट फोर्स जहाँ पे रखा होता है ऑब्जेक्ट वहां पे चेक करते हैं, जिसपे ऐसे फिक्स कर दिया वहां पे जरूरत नहीं है। समझ आया क्या? यस सर। हाँ, अगर आपका मन है तो कांटेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा अगर आपका मन है तो? अभी ये थ्रेड कैसा है, थ्रेड इंक्लाइन हो गया है, डन। बट कांटेक्ट तो ऐसे ही लगेगा एन, तो मतलब टी का एक कंपोनेंट एन को बैलेंस करेगा, डन। यस सर। हाँ, तो सीलिंग को ऑफ कोर्स एक फोर्स फील होगा, बट इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट हम यही बोलते हैं कि टेंशन फोर्स ही फील होगा, जितना टेंशन है वहां पर। तो सूडो यार, अगर मैं बोलूं सूडो का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि अगर ये बॉक्स है मूविंग है, आपने ग्राउंड से देखा तो आपको टफ पड़ेगा कि सर ये बॉक्स भी एक्सेलरेट हो रहा है। इंस्टेड आप इसको कैसे सॉल्व करो, रेस्ट पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बैलेंस करना है, बस क्या कर दो, अगर ये ए से आगे जा रहा है तो सूडो लगा दो तुरंत ए का। समझ आया? पक्का यहां तक समझ में आया सूडो? अच्छा, अब एक बहुत ही सिंपल सा देखते हैं सूडो का यूज, बहुत ही अच्छा यूज देखें। लेट्स से ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसमें मैंने एक mg रख दिया है, लेट्स से m मास का ऑब्जेक्ट है। बताओ, तो अभी ये गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा ना, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? जी सेंटीमीटर। जी साइन थीटा से। तो अगर जी मुझे इसे सर। नीचे नहीं गिराना तो मैं ऐसे फोर्स से रोक सकता हूं, बट एक और तरीका है आपके पास। आप अगर इस पूरे वेज को एक्सेलरेट करा दो तब भी तो ये रुक जाएगा ना बॉक्स। फील करो, अगर आप इसे आगे एक्सेलरेट कराओगे तो बॉक्स को फील कहाँ होगा, फोर्स पीछे फील होगा ना, पीछे। तो इसका मतलब ये रुक सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट द बॉक्स डज नॉट मूव। तुरंत एफबीडी बनाना है पहले। ये वेज है, अच्छा पहले देखना है कि सूडो की जरूरत भी है या नहीं। पहले देखें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिख रहा होगा, बताओ, बॉक्स मूविंग होगा या नहीं? यस। यस, वेज भी क्या है, मूविंग है, और बेटा वेज भी मूव हो रहा है और बॉक्स भी मूविंग है, तो क्वेश्चन टफ पड़ जाएगा ना यार। समझ आया? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखोगे तो वेज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो बॉक्स भी तो मूव होगा ना, मतलब टफ पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप विद रेस्पेक्ट टू वेज देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये वेज पे मूव ही नहीं हो रहा है, वेज पे ये रुका हुआ है, वेज आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है, बट वेज में स्लिप हो रहा है क्या? नहीं। तो विद रेस्पेक्ट टू वेज बॉक्स कैसा है, रेस्ट पे। और आपको पता है कि वेज ऑलरेडी कैसा है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, मतलब ये क्या है, नॉन इनर्शियल है। तो नॉन इनर्शियल है, इसका मतलब बॉक्स को ऐसे नहीं छोड़ देना है रेस्ट पे, क्या करना पड़ेगा, बॉक्स पे क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। सूडो लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया बॉक्स। अब जल्दी जल्दी इसके फोर्सेस बनाते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। mg।
क्लियर? अब बताओ, एक फोर्स मिसिंग है, क्या एक्स्ट्रा फोर्स बनाना है? सूडो नॉर्मल सूडो सूडो फोर्स यहाँ पर बनाना है, और सूडो की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी क्या? नहीं कैसी होती है? अपोज करती है एक्सीलरेशन फ्रेम को। ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लेफ्ट जा रहा है, तो सूडो क्या होगा? राइट जाए। राइट जाएगा। तो ये हो गया भाई सूडो। कितना होगा? m इंटू ए का। अब बस क्या करना है, रेस्ट पे है ना, तो क्या करो, फोर्स बैलेंस कर दो। अच्छा, अब कुछ याद आ रहा है फोर्स बैलेंस कैसे करेंगे? फोर्स बैलेंस इस लाइन के अलॉन्ग करेंगे क्या? एक्स वाई एक्सिस अलग ले लेंगे। किसके अलॉन्ग करेंगे? नॉर्मल के अलावा। नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके अलॉन्ग करेंगे या वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे? किसके अलॉन्ग करेंगे? वो ये नॉर्मल वाली एक्सिस के, या फिर इस प्लेन के? डन, इसके अलॉन्ग करेंगे, कोई भी कर सकते हो। सो अगर हम करें एफ नेट 0 along द नॉर्मल, तो जल्दी से देखें, along नॉर्मल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अप इज इक्वल टू डाउन करेंगे। चलो, अप में कौन है? नॉर्मल है। डाउन में देखो कंपोनेंट देखते हैं, तो ये एंगल थीटा गिवन था ना, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? थीटा। किसी को कोई टेंशन नहीं, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये भी हो जाएगा थीटा। तो देखो कंपोनेंट क्या आएंगे, इस तरफ क्या आएगा? mg cos mg cos theta, cos थीटा। इस तरफ क्या आएगा? ma sin pseudo sin theta, सूडो कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पर mg आएगा ना, mg sin थीटा। डन। अब सूडो का देख लेते हैं, सूडो का ma है, तो इधर पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? इधर पे cos थीटा। ma cos थीटा, और इधर पे क्या आएगा? में sin थीटा। ma sin theta, ma sin थीटा। तो देखो इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल कितना आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। समझ आया क्या सबको? अच्छा यार, ये पता है कि किससे एक्सेलरेट हो रहा है? नहीं, ए ही फाइंड करना है। अरे ए ही फाइंड करना है, तो क्या नॉर्मल आप फाइंड कर पाओगे क्या बिना ए फाइंड किए? नो सर। नहीं, तो हमें इसका मतलब नॉर्मल तो आ जाएगा अलोंग नॉर्मल करने से, बट हमें दूसरा एफ नेट कहाँ जीरो करना चाहिए? mg sin theta अलोंग द जी cos इंक्लाइन थीटा। प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। बताओ अप में कौन लग रहा है? इंक्लाइन प्लेन में cos थीटा। ma ma cos गुड, ma cos थीटा, और डाउन में कौन लग रहा है? mg mg sin theta, थीटा। तो देख लो भाई, तुरंत दौड़ के आंसर आ गया। एक आंसर कितना होना चाहिए? g sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब g tan थीटा। क्लियर? और अगर इसे मैं इक्वेशन 1 में यूज कर दूं तो मैं नॉर्मल भी फाइंड कर सकता हूँ। लेट्स से ये इक्वेशन 1 में था, सो यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, इन केस अगर एग्जाम में नॉर्मल भी पूछ लिया, देन नॉर्मल कितना है? mg cos थीटा प्लस m a sin थीटा, और a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? g tan थीटा। क्लियर? इनटू m a sin थीटा। अब थोड़ी सी मैथ तो आती है ना सबको, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस ले सकते हैं ना, तो ये हो गया साइन बाई कॉस। अच्छा ये साइन तो है ही, तो एलसीएम ले सकते हैं ना अभी हम। किसी को कोई डाउट इसमें? एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इधर, ये क्या बन जाएगा? 1 by cos secant square theta। plus sin, कुछ याद आ रहा है? ये क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1, ये 1 होता है। तो अगर बेटा ये 1 होता है तो देखो आंसर एकदम अलग आ गया, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कभी कर रहे थे। यूजुअली एन हमेशा क्या आता है? mg cos थीटा आता था ना, देखो इस बार क्या आ रहा है? mg बाई cos थीटा।
तो फिजिक्स है बेटा, केयरफुल रहना है, ऐसे तुक्के नहीं मारना है कि हाँ ठीक है mg cos थीटा आता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत अलग आंसर आ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है, नॉर्मल का mg बाई cos थीटा। तो पक्का समझ आया यार सबको कि किस तरीके से हमने अप्रोच किया सूडो को। ये पहले देखो एफबीडी, किसी को डाउट हो तो। एफबीडी किसी को डाउट हो तो बताओ। फिर से मैं देख रहा हूं, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं। ये येलो हाईलाइटेड मेन फोर्सेस हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा मेन फोर्स है सूडो, तीसरा मेन फोर्स है mg। फिर इसके बाद जो है वो है हमारे क्या, कंपोनेंट्स। तो ये जो ग्रीन है ये हमारे कंपोनेंट्स लोग हैं। तो ये डायरेक्शनल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने अप्रोच किया हुआ है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट अभी इसमें? सूडो का यूज और फोर्स कंपोनेंट करना। तो मुझे लग रहा है नॉर्मल रिलेटेड सबको समझ में आ गया चीजें। पक्का? ओके गुड। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल सकते हैं, स्ट्रिंग फोर्सेस में। याद है हमने पहले नॉर्मल फोर्सेस देखे थे, अभी देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स। सर यस, सर और एक एग्जांपल दीजिए किस चीज में? सूडो का। सूडो का अब आगे देते जाएंगे। सूडो के एग्जांपल हम आगे देते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा हर बार मैं एक्सेलरेशन लगा के सूडो से समझा दूंगा। समझ आया ना? तो सूडो अब आगे पूरे चैप्टर में सूडो चलता ही रहेगा, सूडो की टेंशन नहीं लेना है। सूडो में बार बार बोलूंगा, ये ऐसा बॉक्स है, कुछ अंदर है, तो अगर इनसाइड से देखोगे तो तुरंत एक सूडो लगाना पड़ेगा बस। तो सूडो हम आगे पूरा देखेंगे, सूडो की टेंशन अभी नहीं लेंगे। चले, तो बेस्ड ऑन स्ट्रिंग फोर्सेस हमें देखना था, टेंशन के बारे में हमें थोड़ा सा देख लेना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कुछ एजम्पशंस की जाती हैं। क्या? इट इज assumed that the string is massless, that string is massless and inextensible। क्यों ऐसा क्यों एज्यूम करते हैं? ऐसा इसलिए एज्यूम करते हैं कि प्रॉब्लम में आ जाएगा ना। सपोज ये एक बॉक्स है और ये स्ट्रिंग है और आप इसे पुल कर रहे हैं, लेट्स से आप पुल कर रहे हैं इसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 kg है और इस स्ट्रिंग का भी मास होगा अगर लेट्स से 0.5 kg, तो फिर क्वेश्चन एकदम बदल जाएगा ना। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, f/2 + 0.5 आएगा ना वेट में। पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अगर उस स्ट्रिंग का भी मास होगा? तो पहली चीज हम क्या कंसिडर करते हैं कि स्ट्रिंग का मास नहीं है। पॉइंट समझ में आया? और अगर लेट से मैंने इसे पुल किया और ये लेट से 20 के एक्सेलरेशन से ये पॉइंट जाने वाला है, बट अगर ये इलोंगेट हो गई, पहले थी इतनी अभी हो गई इतनी, तो सोचो आप ये कि लेट से जब ये 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा, लेट से ये पॉइंट आगे गया 10 सेंटीमीटर, क्या ये पॉइंट भी 10 गया? क्या ये तो कुछ 30 गया? तो क्या दोनों पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहा है, ये फास्ट जा रहा है, ये कम जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर स्ट्रिंग इलोंगेट हो गई तो एक्सेलरेशन सेम आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम दो चीजें मान के चलते हैं जिसके वजह से हमारे एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। क्या? मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। समझ आया सबको क्यों अज्यूम करते हैं? पक्का? अरे भाई ये समझ आया सबको? ओके Yes, गुड। sir. अब सेकंड पॉइंट है, if it is massless then tension at all points
in a string will be same. क्लियर? तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि टेंशन जो होगा वो थ्रू आउट हम सेम कंसिडर करने वाले हैं। पॉइंट समझ में आया कि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है सो टेंशन थ्रू आउट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ये हम कंसिडर करेंगे। मतलब क्या चीज है, सोचो जब स्ट्रिंग में अगर मास होता, स्ट्रिंग में लेट्स से अगर इसमें मास होता, आगे मैं सॉल्व कराऊंगा अगर आपको कि इफ ये स्ट्रिंग मास होता, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि यहाँ पे टेंशन बताओ, तो लेट्स से अगर ये 5 kg की है तो 3 kg इधर होगा और 2 kg इधर होगा। ये बीच वाला पूछा ना आपसे, तो ये 3 kg ये 2 kg अलग फील देगा ना पूरा। तो इसलिए हम स्ट्रिंग में अगर मास है तो टेंशन हम बोल नहीं सकते कि सेम होगा, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, अलग होगा। तो ऑफ कोर्स ये हम सीखेंगे बट हम बाद में सीखेंगे। पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, और अगर मासलेस है तो क्या चीज होगी, टेंशन हर जगह सेम होगी। मतलब एक रोप को आप ऐसे ऐसे घूम फिर के कहीं पे भी लेके जाओ, टेंशन हर जगह क्या रहेगी, टी। समझ आया? ये पॉइंट एजम्पशन समझ आया? क्योंकि 95% क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, ये टी सेम वाले पे। तो पहले हम टी सेम का डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में बाकी डिस्कशन। अभी ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत? ओके, तो एग्जांपल वाइज सीखेंगे, एग्जांपल वाइज सीखते हैं। चले एग्जांपल वाइज देखते हैं। सपोज ये एक सीलिंग है, यहाँ से एक थ्रेड होल्ड कर रहा है ये 10 kg बॉक्स को। अच्छा, अगर इसका वेट होता तो वो भी टेंशन देता ना यहाँ पर। अगर ये लेट से 1 kg की रोप ही होती खुद, तो यहाँ पर टेंशन कितना आ जाता, 1100 आ जाता। समझ आया भाई, सबको समझ आया ना ये चीज? तो ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर मास होगा तो क्या होगा। अभी के लिए हम मानेंगे कि ये क्या है, मासलेस है। अच्छा, टेंशन फोर्स कैसा होता है, टेंशन फोर्स कैसे काम करता है, T acts as pulling force and pulling to both the objects। so बताओ इस स्ट्रिंग से कौन कौन कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग स्ट्रिंग और से स्ट्रिंग मास। कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट एंड और ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को और सीलिंग को दोनों को क्या करेगी, पुल करेगी। तो इसका मतलब इसको पुल पुल करेगी करेगी। सेम फोर्स से टी से, और इसको पुल करेगी अप। डन? तो ठीक। इसका मतलब, हाँ, सो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, इस पे एक फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा होगा ना, डब्ल्यू एम जी, और मुझे पता है कि ये कैसा है, रेस्ट पर है। तो इसका मतलब अगर ये रेस्ट पर है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए, टी इज इक्वल टू एफ नेट 0 होना चाहिए। mg यस, सो एफ नेट 0 होना चाहिए, मतलब एफ अप इज इक्वल टू डाउन वाला होना चाहिए। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बिकॉज अभी समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। हमें डायरेक्टली होगा, अप में टी है, नीचे एम जी है, टी आ गया एम जी। अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन सीलिंग, फोर्स ऑन सीलिंग, सो वो कितना फोर्स फील होगा, टी जितना। टी अभी हमने सॉल्व किया है, टी कितना आ गया है, एम जी। एम जी। तो एम जी जितना फोर्स ही सीलिंग पे फील होने वाला है। क्लियर? ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल। ये वाला सिंपल एग्जांपल एकदम समझ आया, रेस्ट पे है तो। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक रोप है, ये रोप के थ्रू एक बॉक्स हैंग कर रहा है, लेट्स से ये है 20 kg। अच्छा, अभी अगर हमें इस 20 kg को मूव कराना है ऊपर की तरफ, लेट्स से ऐसा कोई इसको ऊपर की तरफ फोर्स से पुल कर रहा है, एफ फोर्स। सो हमें चाहिए फाइंड द फोर्स required to move it with constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड। बताएं क्या सिचुएशन होगी, कैसे सॉल्व करेंगे।
कैसे सॉल्व करेंगे देखें फोर्सेस तुरंत। सबसे पहले एक चीज हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसके साथ साथ यहाँ पर लग रहा है फोर्सेस और एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले 20 kg पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक mg mg वेट, वो हो जाएगा 200। टेंशन कैसे दिखाएंगे, पुल करेगी, रोप हमेशा दोनों को पुल करेगी, तो टी इधर पुल करेगी और इसे नीचे की तरफ इस एंड को पुल करेगी। अच्छा, इस एंड को साथ में कौन ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, force एफ। तो अब देख लो, अब दिक्कत ये है कि ये पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट। तो बताओ क्या करेंगे, नेट फोर्स 0 होगा क्या, yes sir नहीं। नो नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? यस होगा। होगा यस अभी तो सिखाया था ना, बिकॉज v कांस्टेंट है, देर इज नो A0 एक्सेलरेशन, देर इज नो एक्सेलरेशन। यस ओके, समझा? तो अभी भी आप इज इक्वल टू डाउन कर सकते हैं। तो इससे देखो समझ आ गया क्या, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg जितना, 200 जितना, और f इज इक्वल टू कितना होगा, t को बैलेंस करेगा, मतलब f भी कितना लगाना पड़ेगा, 200 100 न्यूटन। डन। अभी कोई डाउट इसमें? नो ओके गुड। तो ये एक सिंपल सा हमारा एग्जांपल था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन वगैरह डाल देते हैं कि लेट्स से ये बॉक्स है 20 kg का है, या लेट्स से 5 kg का है, इसे हमें पुल करना है विद अ, लेट्स से ये फोर्स हम लगा रहे हैं F। सो फाइंड F to pull it, find F to accelerate it with 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। बताए क्या हो जाएगी F की वैल्यू, इसका मतलब देखें क्या सिचुएशन है। तो हमें पता है कि ये अब साइड रखो, ये चीज अब साइड रखो, इसे बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर F ऊपर रख रहा है और F को कौन बैलेंस करने वाला, T। तो ये तो साइड हो गया, दैट F इज इक्वल टू क्या होगा, T। तो हमें टारगेट क्या है, क्या फाइंड करना है, इसका मतलब T फाइंड करना है। तो ये 5 kg बॉक्स है, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, T लेके जा रहा है ना, और नीचे क्या लग रहा है, mg mg 50। बट ये ऊपर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, 3 से जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0 नहीं है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या है, एम ए। तो नेट फोर्स में बताओ, ये जा कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो डोमिनेट कौन करेगा, टेंशन। टेंशन जीतेगा ना। तो टी अपवर्ड है, माइनस अपोज कौन कर रहा है, वेट कर रहा है, mg कर रहा है, इज इक्वल टू m इंटू ए। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, m लेट्स से 5 दे दिया हुआ है, सो 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 10, क्लियर। तो टी कितना हो गया 65, तो देन एफ कितना चाहिए होगा, 65 न्यूटन। तो पॉइंट समझ में आया कि काम क्या है, इस तरीके से एक्सेलरेशन को कैसे कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें एफबीडी बनाने में? नो ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कर लेंगे, सॉल्व करके रखना है। आंसर अभी चैट बॉक्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व करके रखें, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा।
ओके सबको याद है ना, हमने दो टाइप के मेथड डिस्कस किए हुए थे। एक क्या था, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, और एक क्या था, दोनों को सिस्टम बना लेना। याद आ रहा है? सबको दोनों मेथड याद आ रहे हैं? गुड। तो मैं दोनों मेथड एक बार चेक कर लेता हूँ। ऊपर एक स्ट्रिंग लगी है, यहाँ एक स्ट्रिंग लगी है, ये 10। तो देखो क्या होगा, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर मान लेते हैं ये क्या है, T1। ये क्या पुल करेगा नीचे। ये याद रखो यार, फोर्सेस अच्छे से बनाओ। ये क्या हो गया, T2। क्लियर? अच्छा एक फोर्स जो रह जाता है वो क्या है, इसका mg, इसका भी mg। अब बताओ ये दोनों जा कहाँ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, a इज इक्वल टू 5 से। तो अब जल्दी से बना दो, जल्दी से बना देते हैं क्या, कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो बताओ 5 kg पे नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, T1। माइनस T1. अपोज कौन कर रहा है, इसका mg अपोज कर रहा है, और कौन अपोज कर रहा है, T2 भी तो अपोज कर रहा है ना, इज इक्वल टू m इंटू ए। तो सारी वैल्यूज रख लेते हैं। ये पहले हमने सॉल्व किया फॉर 5 kg। 5 kg वाले के लिए देख लेते हैं। तो T1 हमें नहीं पता, माइनस mg कितना है, 5 इंटू जी, 5 इंटू जी, या 50 में बोल लिख देता हूँ सीधे, माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू ए कितना है 5। तो इसका मतलब T1 माइनस T2 कितना आ गया, 75। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं फॉर 10 के 10 kg। तो 10 kg क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो देखो कौन कौन जा रहा है, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, T2। 10 kg पे देखो ऊपर कौन लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है। माइनस अपोज कौन कर रहा है, mg कर रहा है। कोई और है क्या अपोजिंग फोर्स, नहीं, इज इक्वल टू m इंटू ए। तो देख लो T2 कितना हो जाएगा, माइनस मास कितना है 10 इंटू 10, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 5, क्या हो गया 50। तो T2 कितना आ गया 150। सो 150 अब यूज कर लो उसमें। सो देन T1 कितना आ जाएगा, सो फ्रॉम 225। यस इक्वेशन 1 T1 आ जाएगा T2 प्लस 75, सो मतलब 225। देख रहे हो? बट यार ये थोड़ा सा टफ टाइप लगा करता है। आप समझ रहे हो, दोनों टेंशन आ गया कि नहीं, सॉल्व करना आया कि नहीं टेंशन? ओके हमने सर क्या किया, हमने एफबीटी बना के कर दी। अच्छा मेथड 2 क्या है, सूडो वाला। मेथड 2 क्या है, सूडो वाला। तो देख लेते हैं मेथड 2। मेथड 2 वो क्या है, यूजिंग सूडो फोर्स, यूजिंग यस, सो यूजिंग सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या है, आपको पता है कि सीलिंग ऊपर जा रही है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में, देखो ये सीलिंग जा रही थी ऊपर, a इज इक्वल टू 5 से। तो आप भूल जाओ, आप सिर्फ क्या देख लो, सूडो लगा दो दोनों बॉक्सेस पे। तो सूडो किस तरफ लगेगा 5 kg पे, नीचे की तरफ, नीचे. और 10 kg पे भी नीचे की तरफ। तो अब देखना सूडो लगाते हैं, पहले हो गया इसका mg, इसका w कितना हो जाएगा 100, इसका w कितना हो जाएगा 50। अच्छा इसका एक T2 नीचे लगेगा, इसका T2 एक ऊपर लगेगा, इसका एक ऊपर क्या लगेगा T1 लगेगा। अब क्या मिसिंग है, सूडो, सूडो भी लगा दो। सो सूडो कितना हो जाएगा M. m इंटू ए, सो 5 इंटू यस सूडो होगा m इंटू ए, सो दैट विल बी 5 इंटू 5, मतलब कितना होगा सूडो 25। इस पे भी लगा दो बेटा सूडो, तो सूडो कितना हो गया m इंटू ए, मतलब 10 इंटू 5 मतलब 50। क्लियर? और हमने क्या किया था, जब हम सूडो देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट Yes, पर है। सो ऑब्जेक्ट्स आर एट
रेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, 5 kg को भी बना दो और इधर 10 kg को भी बना दो और तुरंत बस डायरेक्ट आ जाएगा। ऊपर कौन लग रहा है, T1 किसे किसे बैलेंस कर रहा है, T1 50 को बैलेंस कर रहा है, T2 को बैलेंस कर रहा है और सूडो को बैलेंस कर रहा है। कोई डाउट? T1 क्या आ गया, T2 प्लस 75। अच्छा 10 kg के लिए क्या हो रहा है, 10 kg पे ऊपर कौन लग रहा है, T2, नीचे कौन लग रहा है, 100 प्लस 50। 50. T2 कितना आ गया, 150 और T2 यहाँ पे रख दो, तो T1 कितना हो गया, 150 प्लस 75 225। समझ आया क्या? तो मैंने बताया Yes, था ना sir. कि मैं सूडो भी बार बार एक्सप्लेन करता जाऊंगा, पूरे चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सूडो से कैसे जल्दी से कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं, बहुत सारे। तो अभी आपका प्राइम फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। रिवीजन टेस्ट है ना नेक्स्ट संडे, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो रिवाइज कर लें, वीडियो लेक्चर्स देख लें एक बार और रिवीजन पे फोकस रहे। जैसे ही ये चैप्टर का 50% कवर होता है मैं प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, हम सॉल्विंग स्टार्ट कर पाएंगे। ओके Yes, sir. Sir, यस सर। या यस इस क्वेश्चन को हम एक सिस्टम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ, सिस्टम बना के सॉल्व करने में क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन। Acceleration. वो तो पहले से दिया है, अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आ Yes. रहा है सिस्टम बनाने से हमें क्या मिला करता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया था इसलिए हमने यूज नहीं किया। आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाओ, मैं दूसरा क्वेश्चन चेंज करूंगा जिसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, तो फिर हम सिस्टम बना के कर लेंगे। डन, ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, टेक केयर। या यू टू, बाय बाय। Bye, sir.